सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू मुस्कान्स ज्ञान मंत्र। और आज मैं लेके आई हूँ क्लास 9th का चैप्टर टिश्यूज़ का लास्ट पार्ट 5, जिसमें हम एनिमल टिश्यूज़ को कंप्लीट करके चैप्टर को फाइनली फुल स्टॉप लगाने वाले हैं। आई नो थोड़ा बोरिंग है, काफ़ी लंबा खिंच गया, लेकिन ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट पार्ट्स में कवर किया ताकि आपको हर एक टॉपिक क्लियर हो। बाकी सारे पार्ट्स का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर अब तक नहीं देखा है जाके देखिए। मेरे दूसरे चैनल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगी, आप वहाँ पे जाइए। रिलैक्स होना चाहते हैं, मज़ेदार सी कॉमेडी वीडियोस देखिए, व्लॉग्स देखिए, मोटिवेटेड फील करना चाहते हैं तो मोटिवेशनल मंडे की वीडियोस देखिए और रिलैक्स हो जाइए। साथ ही साथ मैं अपने बाकी के सारे सोशल मीडिया लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगी, आप मुझे हर जगह से कांटेक्ट कर सकते हैं। और MCQ बैचेस यानी कि वो वीडियोस जिसमें मैं आपको बोर्ड्स के नए पैटर्न वाले एग्जाम्स जो MCQ बेस्ड एग्जाम्स होंगे उनके बारे में आपको प्रिपेयर करने वाली हूँ, तो वो वीडियोस भी बहुत जल्दी मैं पोस्ट करने वाली हूँ। फिलहाल हम चैप्टर शुरू करते हैं। तो एनिमल टिश्यूज़ में सबसे पहले आ जाते हैं एपिथेलियल टिश्यूज़। ये क्या होते हैं? ये आउटर लेयर, एक प्रोटेक्टिव लेयर सी फॉर्म करते हैं ऑर्गन्स के ऊपर, ताकि ये हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर सकें अलग अलग इंजरीज जर्म से। ये स्किन में, लाइनिंग ऑफ बकल कैविटी, ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं, उनके ऊपर ये लाइनिंग बनाते हैं। तो ये एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल्स होते हैं ना, वो टाइटली पैक्ड होते हैं ताकि एक वो कॉन्टिन्यूस शीट बनाए, ताकि वो हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर सकें। अब इनमें क्या होता है, बहुत कम या फिर ना के बराबर या नहीं इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स जो होता है वो इसमें या तो प्रेजेंट ही नहीं होता है या फिर बहुत ही कम होता है। अब इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स क्या होता है? ये मैट्रिक्स होता है एक तरीके का नॉन लिविंग मटेरियल जो सेल्स के बीच की स्पेस को फिल कर देता है। जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं ना, उनके वो ना एक नॉन सेल्यूलर बेसमेंट मेम्ब्रेन पर नॉन सेल्यूलर बेसमेंट मेम्ब्रेन पर लाए करते हैं, और उस नॉन सेल्यूलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के जो सेल्स होते हैं उसके अंदर एक स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स होता है, जिसके अंदर एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन कॉल्ड कोलेजनिन प्रेजेंट होता है। ये 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। अब एपिथेलियल टिश्यूज के फंक्शन क्या है? ये अंडरलाइंग सेल्स, अंडरलाइंग ऑर्गन्स, जो इनके नीचे ऑर्गन्स होते हैं, सेल्स होते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करता है। ये माउथ की और एलिमेंट्री कैनाल की लाइनिंग को फॉर्म करता है और ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। न्यूट्रिएंट्स और वाटर की ऑब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स की एलिमिनेशन में हेल्प करता है, सेक्रीशन में हेल्प करता है। एपिथेलियल टिश्यूज 4 टाइप के होते हैं। पहला टाइप है स्क्वेमस एपिथेलियम। स्क्वेमस एपिथेलियम जो होता है वो ईसोफेगस, नोज, एवियोली, ब्लड वेसल्स, इनकी लाइनिंग को फॉर्म करता है, इन्हें प्रोटेक्ट करता है, हमारी टंग और स्किन को भी ये कवर करता है। अब जो स्क्वेमस एपिथेलियम होता है उसके सेल्स जो होते हैं वो थिन होते हैं, फ्लैट होते हैं, इरेगुलर शेप के होते हैं और एक फ्लोर की तरह बना देते हैं ऑर्गन के ऊपर, सेल्स के ऊपर। ये उसको प्रोटेक्ट करते हैं इंजरी से, जर्म्स से। अब जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यूज होते हैं, जैसे हमारी किडनीज वगैरह, जो भी ऑर्गन्स हमारी बॉडी में सिक्रीशन का काम करते हैं, वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यूज से ही बने होते हैं। तो इनके जो सेल्स होते हैं वो क्यूब लाइक शेप के होते हैं और ये एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन और सेक्रीशन में हेल्प करते हैं। सॉरी गाइस, पीछे थोड़ा फंबल सा हो गया था। तो अब आ जाते हैं कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यूज़ पे। जो म्यूकस होता है, गॉल ब्लैडर की लाइनिंग होती है, ओविडक्ट्स की लाइनिंग होती है, वो कॉलमनर एपिथेलियम की वजह से होती है। इनकी वजह से रेस्पिरेशन, डाइजेशन जैसी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जाता है। ठीक है। अब इनमें होता क्या है, इनके जो सेल्स होते हैं वो टॉलर होते हैं, थोड़े ब्रॉड नहीं होते, टॉल होते हैं। जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्ली होती है, न्यूक्ली यानी कि न्यूक्लियस का प्लूरल, वो बेस और फ्री एंड्स जो होते हैं सेल के उसके पास होती है, और इनमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं सेल्स में, जिन्हें हम माइक्रोविली बोलते हैं। अब आ जाते हैं मसल टिश्यू पे। तो हमारी बॉडी में 600 मसल्स होती हैं जो कॉन्ट्रैक्टाइल होती है नेचर में, वो रिलैक्स होती हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, और इसकी वजह से बॉडी में मूवमेंट होती है, हार्ट हमारा बीट करता है, मूवमेंट होती है, बोन्स की, लंग्स की, हर चीज़ की मूवमेंट होती है। ये 3 टाइप्स की मसल्स होती हैं, स्ट्रेटेड मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स, बेस्ड ऑन देयर लोकेशंस एंड देयर यूजेस, एक्शंस के हिसाब से। तो सबसे पहले पढ़ते हैं स्ट्रेटेड मसल्स को। इनको स्ट्राइप्ड, स्केलेटल और वॉलंटरी मसल्स भी कहा जाता है। ये हमारी बोन्स, लेग्स, बॉडी वॉल जो होती है, हमारी नेक होती है, उनमें प्रेजेंट होती हैं। ये हमारे कंट्रोल में होती है, हमारा मन करता है यूज़ करते हैं, नहीं करता नहीं करते हैं। अब हमारी जो स्ट्रेटेड मसल्स होती है ना, उनके वो सिलेंड्रिकल होती हैं शेप में, अनब्रांच्ड होती हैं, उनकी कोई ब्रांचेस नहीं होती, उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। और जो हमारी हर एक मसल सेल है ना, वो एक थिन पर डिस्टिंक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उनमें,
को, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा भी कहते हैं, और उसके अंदर एक अलग सा फ्लूइड होता है जिसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। ये एक्स्ट्रा है, मुझे बस मिला, मैंने पढ़ा था इसे, इसलिए मैंने आपको बता दिया। आपकी टीचर कराती हैं तो करिए, नहीं तो इसमें कोई कंपल्शन नहीं है। तो जो हमारी स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं वो उनमें स्ट्राइप्स होती हैं, डार्क और लाइट स्ट्राइप्स होती हैं, और वो स्केलेटल मसल्स भी उनको कहते हैं, क्योंकि उसकी वजह से हमारी बॉडी पूरी मूव करती है, वो हमारी मर्जी से काम करती हैं। हमें मन करना होता है हम करते हैं उनको यूज़, चलना होता है तो चलते हैं, नहीं चलना होता तो नहीं चलते हैं, ठीक है ना। इसलिए इनको वॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में है, लोकोमोशन में ये हेल्प करती हैं, और इनमें रैपिड कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती रहती है, जिसकी वजह से मसल्स वर्क करती हैं। इन मसल्स को भी आराम की ज़रूरत होती है, तभी तभी हमारा शरीर कभी कभी चलना बंद हो जाता है, हमारा मन करता है हम बस पड़े रहें, लेटे रहें, रेस्ट करें, तो वो इसी की वजह से होता है, क्योंकि हमारी मसल्स थक जाती हैं। और जो हमारी ये स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं, स्ट्राइब्ड मसल्स, वॉलंटरी मसल्स, स्केलेटल मसल्स होती हैं, उसमें अब क्या होता है कि वो इलोंगेटेड होती है और उनकी टेपर्ड एंड्स होते हैं। अब आ जाती हैं स्मूथ मसल्स। तो जितने भी ट्यूबुलर ऑर्गन्स होते हैं ना, उसमें स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं, एक्सेप्ट हार्ट में कार्डियक मसल्स होती हैं। तो ये इनके अंदर ना मतलब एक सिंगल सिगार शेप्ड न्यूक्लियस होता है जो साइटोप्लाज्म के सेंटर में होता है। इनमें कोई भी बैंड, स्ट्राइप्स वगैरह कुछ नहीं होती, इसीलिए इनको स्मूथ मसल्स कहते हैं। ये इनवॉलेंट्री मसल्स है, हमारे कंट्रोल में नहीं चलती। एलिमेंट्री कैनाल में फूड का घुसना, डाइजेशन होना, ओपनिंग और क्लोजिंग होना ट्यूब्स की, ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये सब अपने आप ही होता है, इसलिए ये इनवॉलेंट्री मसल्स हैं। और जो स्मूथ मसल्स होती हैं वो बहुत धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होती है, लेकिन वो काफ़ी लंबे टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्टेड रहती हैं। अब आ जाते हैं कार्डियक मसल्स पे। जैसे कि हम सबको पता है कार्डियक मसल्स हार्ट में प्रेजेंट होती हैं, उसकी वजह से ब्लड पंप होता है। और ये इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, हमारे कंट्रोल में होती ही नहीं है, रेगुलरली कॉन्टिन्यूसली ये पंप करती रहती है, इनकी रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन चलती रहती है, ताकि हमारी बॉडी में जो है ब्लड पंप होता रहे। इनमें स्मूथ और स्ट्रेटेड दोनों मसल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इनमें साइटोप्लाज्म होता है, सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस होता है, लाइट और डार्क कलर के बैंड्स भी होते हैं, और बैंड्स और डेंसली ट्रेंड बैंड्स होते हैं जिनमें इंटरकलेटेड डिस्क होती है। अब इनके फंक्शंस क्या है कि ये रैपिडली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से पूरी बॉडी में ब्लड पंप होता है। हार्ट में रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ब्लड पंप होता है वेरियस बॉडी पार्ट्स में। अब आ जाते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ पे। तो अब जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं उनका मेन फंक्शन क्या होता है कि वो बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स को, टिश्यूज़ को एक दूसरे से कनेक्ट करें। कनेक्टिव टिश्यूज़ जो होते हैं वो लाइनिंग ऑफ एम्ब्रियो को फॉर्म करते हैं, जिसे मेसोडर्म भी कहते हैं। अब कनेक्टिव टिश्यू के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? कनेक्टिव टिश्यू के जो भी सेल्स होते हैं उनको कोलाजन या इलास्टिन भी कहते हैं, और ये जो इंटर सेल्यूलर नेटवर्क होता है प्रोटीन फाइबर्स का, उसके बीच में प्रेजेंट होते हैं। और ये प्रोटीन फाइबर्स कौन से क्रिएट करता है? सेल्स से क्रिएट करते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, उनकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, और इनकी प्रॉपर्टी क्या है कि फाइबर्स की प्रेजेंस की वजह से ये एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से, बोन्स और टिश्यूज़ को कनेक्ट करते हैं। अब कनेक्टिव टिश्यू के जो फाइबर्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, कोलाजन फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स और रेटिकुलेट फाइबर्स, जो मैं नहीं करा रही हूँ, बहुत एक्स्ट्रा हो जाएगा। इन फाइबर्स के बारे में बुक्स में नहीं लिखा गया, इसलिए मैं आपको नहीं करा रही हूँ। अगर आपकी टीचर कराती हैं तो आप कर सकते हैं। अब आ जाते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ पे, जो पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ये सपोर्ट देते हैं बॉडी को, इलास्टिसिटी देते हैं जब ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को, ब्लड वेसल्स को देते हैं इलास्टिसिटी, नर्व्स को देते हैं, मसल्स को देते हैं, और ये लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ कहलाते हैं। ठीक है, अब लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ के टाइप्स हम आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहला आ जाता है एरियोलर टिश्यू, जो हमारी स्किन के अंडर प्रेजेंट होता है। ये एपिथेलियम को सपोर्ट करता है, और इसमें रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड फाइबर्स, फिब्रोब्लास्ट होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं। हमारे एब्डोमिनल कैविटी में जो ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें ये सपोर्ट करता है। मसल फाइबर्स के बीच में जो स्पेस होती है उसको ये फिल करता है, और ब्लड और लिम्फ वेसल्स के अराउंड एक कवरिंग सी बना देता है। तो ये होते हैं एरियोलर टिश्यूज़। एरियोलर टिश्यूज़ लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ का एक टाइप है। अगले आ जाते हैं हमारे एडिपोज टिश्यूज़। तो जो हमारे एडिपोज टिश्यूज़ होते हैं वो स्किन के अंडर, यानी कि स्किन के नीचे प्रेजेंट होते हैं। ये फैट को स्टोर करते हैं, शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, उसे मेंटेन करके रखते हैं। वाइट एडिपोज टिश्यूज़ जो होते हैं वो हमारी किडनीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं, और आइज़ के पीछे हम्प ऑफ कैमल और ब्लबर ऑफ वेल्स में प्रेजेंट होते हैं। ब्राउन एडिपोज टिश्यूज़ जो होते हैं वो इन्फेंट्स, पोलर बियर्स, पेंगुइन्स और बाकी जो कोल्ड रीजन्स में रहने वाले जानवर हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं। उनमें माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होता है, और 20% हीट प्रोड्यूस करते हैं एज कम्पेयर टू अदर फैट। इसको मेटाबॉलिक हीट भी कहते हैं, ये मेटाबॉलिक हीट को रिलीज करते हैं। अब आ जाते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू।
अब जो डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं उनमें फिब्रोब्लास्ट और फाइबर्स होते हैं, इनके सेल्स जो होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं। अब इनका मेन फंक्शन क्या है कि वो मैकेनिकल फोर्सेस को सपोर्ट भी करें और उन्हें ट्रांसमिट भी करें। डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़ कम फ्लेक्सिबल होते हैं एज कम्पेयर टू लूज कनेक्टिव टिश्यूज़, और ऑन द बेसिस ऑफ कोलेजन फाइबर्स की अरेंजमेंट ये दो टाइप्स के होते हैं। डेंस रेगुलर टिश्यूज़, इनमें टेंडन्स और लिगामेंट्स भी आ जाते हैं आगे, और एक होते हैं डेंस इरेगुलर टिश्यूज़। अब पढ़ते हैं डेंस रेगुलर टिश्यूज़ को। जो हमारे डेंस रेगुलर टिश्यूज़ होते हैं उनमें जो फाइबर्स होते हैं ना वो पैरेलली अरेंज होते हैं, यानी कि एक फिक्स्ड ओरिएंटेशन में ये अरेंज्ड होते हैं, और इन फाइबर्स के बीच में जो होता है वो कोलेजन फाइबर्स रन होते हैं। कोलेजन फाइबर्स इन डेंस रेगुलर टिश्यूज़ की फाइबर्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं, और इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होती है। इसमें आ जाते हैं हमारे दो टाइप्स, टेंडन्स और लिगामेंट्स। टेंडन्स क्या करते हैं? टेंडन्स बोन्स को मसल से जोड़ते हैं, और लिगामेंट्स दो बोन्स को एक साथ जोड़ते हैं। ठीक है, अब अगले आ जाते हैं हमारे डेंस इरेगुलर टिश्यूज़। तो डेंस इरेगुलर टिश्यूज़ में सारे फाइबर्स ऐसे ही रैंडमली पड़े होते हैं, कोई फिक्स्ड ओरिएंटेशन नहीं होती, ठीक है ना। और उसमें कोलेजन फाइबर्स भी ऐसे विदाउट एनी फिक्स्ड ओरिएंटेशन पड़े होते हैं, उनकी यूनिफॉर्म सी स्ट्रेंथ होती है, और फाइबर्स जो होते हैं वो मेसी सा नेटवर्क बनाते हैं, और ये फाइबर्स स्किन की डर्मिस ऑफ द स्किन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब आगे हमारे पास आते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज़। ये स्पेशल टाइप के कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, और ये करेक्ट पोस्चर और मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, बॉडी को इंटरनली सपोर्ट करते हैं, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को, लाइक कार्टिलेज और बोन। और ब्लड और लिम्फ भी कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं और कम्युनिकेशन होती है इनकी वजह से ऑर्गन्स के बीच में। अब आ जाते हैं कार्टिलेज पर। तो जो कार्टिलेज होता है, जब बेबी की डेवलपमेंट हो रही होती है उसकी मदर की वोम में, जब वो एम्ब्रियो होता है तो उसमें बोन्स नहीं होती, उसमें कार्टिलेज होता है, यानी कि एम्ब्रॉयनिक स्टेजेस में जब वो एम्ब्रियो थोड़ा थोड़ा डेवलप हो रहा होता है तो उसमें बोन्स नहीं कार्टिलेज होता है। और जब एडल्ट्स हो जाते हैं हम लोग, जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं, तो वो कार्टिलेज की जगह बोन्स डेवलप हो जाती हैं। कार्टिलेज एडल्ट्स में भी प्रेजेंट होता है, लाइक बोन्स में, वर्टिब्रल कॉलम में, उसे सपोर्ट करने के लिए ईयर की आउटसाइड में जो हमारा आउटर लेयर है, ईयर का जो नोज का आउटर लेयर है, वहाँ पे कार्टिलेज अभी भी प्रेजेंट होता है। अब बारी आ जाती है ब्लड की। अब ब्लड के बारे में सबको पता है, ब्लड की वजह से पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होता है, कम्युनिकेशन रहता है ऑर्गन्स के बीच में, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रांसपोर्ट होता रहता है। तो अब ब्लड के अंदर WBCs, RBCs, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स होते हैं। अब RBCs में हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन होती है, WBCs डिफेंस सिस्टम होते हैं, प्लाज्मा में वाटर होता है, हॉर्मोन्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, और हमारे प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। अब आ जाते हैं अब जो हमारा लिम्फ होता है उसके अंदर WBCs होते हैं लिक्विड मैट्रिक्स के अंदर, यानी कि लिम्फ के अंदर जो लिक्विड मैट्रिक्स होता है उसके अंदर WBCs होते हैं, जो उनको हेल्प करते हैं टॉक्सिन्स और वेस्ट मटेरियल से रिड होने में, यानी कि उससे पीछा छुड़वाने में। WBCs इन्फेक्शंस को फाइट करते हैं। और लिम्फ जो होता है वो फैट को ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड के अंदर, क्योंकि फैट जो है वो ब्लड स्ट्रीम से डायरेक्टली जो है वो ब्लड में नहीं जा सकता, ब्लड वेसल्स के थ्रू फैट ब्लड में नहीं जा सकता, इसलिए लिम्फ वेसल्स में से जब लिम्फ ट्रांसपोर्ट होता है, लिम्फ ब्लड के अंदर ड्रेन होता है, तो उसके अंदर फैट ट्रांसपोर्ट हो जाता है ब्लड में। अब आ जाते हैं लास्ट टॉपिक पे, जो है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू ऑफ कोर्स थिंकिंग, लिसनिंग, पूरी बॉडी की फंक्शनिंग मेन तरीके से तो हमारी नर्वस टिश्यू की वजह से ही होती है, क्योंकि ये हमारा दिमाग में है और दिमाग पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। तो दिमाग से पूरी बॉडी में जाती हैं मैसेजेस कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे फंक्शंस होंगे, कैसे नहीं होंगे, और ये नर्वस टिश्यू को बनाते हैं न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स का जो स्ट्रक्चर है उसमें होते हैं हमारे सबसे पहले डेंड्राइट्स, फिर साइटन यानी कि सेल बॉडी, उसके बाद हमारा आ जाता है एक्सॉन, और उसके बाद एंड में भी डेंड्राइट्स आते हैं। तो जो सेल बॉडी के ऊपर डेंड्राइट्स होते हैं वो स्टिमुलस यानी कि स्टिमुलस लेते हैं, मैसेज लेते हैं कि भाई क्या एग्जैक्टली हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये हमारी सेल बॉडी में जाते हैं, साइटन में जाते हैं, उसको मैसेज को इंटरप्रेट करते हैं, फिर एक्सन से फिर वो पूरी बॉडी में आगे जाते हैं डेंड्राइट्स पर, और ऐसे सेल ट्रांसपोर्ट करते हैं नर्वस टिश्यूज़ इन्फॉर्मेशन को कि भाई बॉडी में एक्चुअली चल क्या रहा है। इसका एग्जैक्ट फंक्शनिंग, एग्जैक्ट स्ट्रक्चर आप 10th में पढ़ोगे, तो अभी इतनी टेंशन मत लो, नोट्स आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो ही रहे हैं। और भी नोट्स चाहिए फास्टर स्टडीज़ के लिए कि जल्दी से रिवीजन हो जाए, क्विक रिवीजन मिल जाए, तो मेरी वेबसाइट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन पे है, जाइए वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर लीजिए और आराम से पढ़ लीजिए। और अब इसके बाद जो वीडियोस आएंगी, क्योंकि CBSE ने एग्ज़ाम पैटर्न चेंज कर दिया है, MCQ बेस्ड पेपर होने वाले हैं, तो MCQ क्वेश्चंस पे वीडियोस आने वाली हैं। अगर आप लोगों को कोई भी चैप्टर की वीडियो चाहिए इंग्लिश की, तो
लिंक्स डिस्क्रिप्शन में अनलिस्टेड वीडियोस के, वो आपको उन लिंक्स के थ्रू ही मिलेंगी। और बाकी की वीडियोस मेरे चैनल में जाइए, जाके देखिए, आपको मिल जाएंगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है फाइनली। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में है, अनलिस्टेड वीडियोज़ के भी, वेबसाइट के भी। सो टिल देन, बाय बाय गाइस।